साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 2 का भारतीय इतिहास। साथ ही साथ में आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में भी यहाँ से प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब देखिए, आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर के जून में पहुंच गया है, तो अभी आपके पास में इतना समय है कि बाकायदा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपकी यूनिट यहाँ पर रह गई हैं, जिनकी आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, उनको आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी तो ये जो सारी चीज़ें आपने जितनी तैयारी की है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के 1 महीना पहले नई लगने लगेंगी आपको, और आपको फिर से शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपके लिए पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपकी रनिंग में बनी रहेंगी। देखिए, तैयारी तो आपने की है, ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पर ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो उस तैयारी को बिल्कुल रिन्यू करना है आपको, बराबर करते रहना, रिवीजन करते रहना। तो रिवीजन कैसे होगा? जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो आज से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। ये आपका इतिहास का प्रैक्टिस सेट है, इसमें मध्य प्रदेश के भी प्रश्न होंगे, भारतीय इतिहास के प्रश्न होंगे, जो तीनों इतिहास जो भी होता है, जो आपका आधुनिक है, प्राचीन है, मेडिवल है, तीनों हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। मध्य प्रदेश के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम पॉलिटी के भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिससे पॉलिटी भी आपकी रिन्यू मतलब एकदम बराबर चलती रहे, कोई दिक्कत ना हो आपको एग्जाम के 1 महीने पहले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। और ये क्या है, एग्जाम में प्रश्न तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में आंसर टिक करते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आइए कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक एक ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर में। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब देखिए, दिमाग में प्रश्न आया कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहाँ पर मृत्यु हुई थी, किस वजह से हुई थी, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुंचे। ठीक है, जहां पर वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। कहीं ना कहीं तो रुकते ही थे। तो चुंद नामक जो एक लोहार था, उसने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर पर आकर के रुकिए, तो वो उसके घर पर रुकने के लिए गए। ठीक है, उन्होंने जो चुंद नामक जो लोहार था, उसने उन्हें सूकर का मांस खाने को दिया। ठीक है, अब क्या है कि महात्मा बुद्ध जी कभी ऐसी चीज़ें तो खाई नहीं थी, लेकिन इतने प्रेम से दिया गया था कि उन्होंने उसको खा लिया। लेकिन क्या हुआ, वो उसे पचा नहीं पाए और भयंकर पीड़ा हुई, जिसकी वजह से मतलब कि पीड़ा की वजह से बहुत ज़्यादा वेदना उनको मतलब कष्ट सहना पड़ा। लेकिन फिर भी वो कुशीनगर गए। कहाँ कुशीनगर, कहाँ पर? तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर तक गए। वहाँ पहुँचते ही 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने आनंद से ये भी कहा था कि इसमें चुन नामक लोहार की कोई गलती नहीं है, ये नियति में लिखा हुआ था कि सूकर के मांस की वजह से ही मेरी मृत्यु होने वाली थी, तो इसलिए उस लोहार से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया गया। 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको भी यहाँ पर क्लियर करा दें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोधगया भी आपके ऑप्शन में आया है, तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ भी आपके ऑप्शन में आया, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है, ये शब्द भी आपने सुना होगा कैवल्य, तो इसका संबंध किस धर्म से है, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव धर्म। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जैन धर्म से कैवल्य का संबंध है। अब ये कैवल्य क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वे कैवलिन कहलाए। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो यहाँ से आपके लिए कथन वाला प्रश्न बनेगा। कैसे, देखिए, महावीर स्वामी को कहाँ पर यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका ऑप्शन रहेगा 1 जृंभिक ग्राम के समीप, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा साल वृक्ष के नीचे। फिर आपसे प्रश्न पूछेंगे इनमें से कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 और 3 सही हैं, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो याद रखिएगा, कैवल्य प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी थे वे केवलिन कहलाए। ठीक है, केवलिन कहलाए। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश में नवदा टोली ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है? एमपी का प्रश्न है ये, एमपी के इतिहास का। ऑप्शन ए है महेश्वर, ऑप्शन बी है रायसेन, ऑप्शन सी है छतरपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विदिशा। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश के महेश्वर नामक स्थान पर नवदा टोली ऐतिहासिक स्थल स्थित है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है वो भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, तो महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली प्राचीन स्थल स्थित है। इसका ताम्र पाषाण अस्तित्व 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो महत्वपूर्ण है, 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब यहाँ पर ये तो एक सुनियोजित नगर था। पहली बात, ये एक सुनियोजित नगर था। यहाँ से झोपड़ी व मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो चौकोर गोली आयताकार होते थे, काला लाल मृदभांड जो है वो यहाँ की विशेषता है। तो नवदा टोली की विशेषता क्या है? काला लाल जो मृदभांड मिला है, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो ये काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो यहाँ की प्रसिद्धि है, वो यहाँ की विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अशोक। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। आइए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके की थी। ठीक है, तो किसने की थी? उदयन ने यहाँ पर स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। ठीक है, जिसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी पहले राजगृह हुआ करती थी, उसे ला करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। ठीक है, अब देखिए, और जो पाटलिपुत्र नगर है यह शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी भी हुआ करता था। कौन सा? पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, तो इन जो वंश है इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। उदयन ने इसको बसाया था। उदयन को पितृहंता भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश की विदिशा में उत्खनन किसने करवाया था? जैसे देखिए, विदिशा भी आपका एक पुरातात्विक स्थल है, तो हर जगह पर उत्खनन हुआ है, वहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो विदिशा में उत्खनन किसने करवाया था? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है विष्णुधर वाकड़कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने विदिशा में उत्खनन करवाया था। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है। 1913-14 में श्री डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। ये सरी नहीं, यहाँ पर श्री डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। बेसनगर में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस ने यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी, जो यह बताता है कि जो हेलियोडोरस था वो वैष्णव धर्म का समर्थक था। ठीक है, तो विदिशा को बेसनगर कहते हैं, याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार एमपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। तो आपको याद रखना है, कुरान खां के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो मस्जिद का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण उसने जब उसका नाम रखा तो अपने नाम के ऊपर रखा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। तो याद रखिए, एक बार कथन वाला प्रश्न एमपीपीएससी में आया था और कुछ बच्चे गलत करके आए थे कि कुतुब मीनार का नाम उसने अपने नाम पर ही रखा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उसने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा था। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल को काकनाद बोट के नाम से भी जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी है खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन सी है सांची, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर। तो किसे काकनाद बोट के नाम से जाना जाता है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सांची को यहाँ पर काकनाद बोट के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब सांची के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं।
तो सन 1818 में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म के महास्तूप स्थित हैं। अब स्तूपों का निर्माण कब करवाया गया? तो मौर्य सम्राट अशोक के समय स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ 3 स्तूप स्थित हैं। यह वर्तमान रायसेन जिले में स्थित है। अभी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था कि सांची के स्तूप वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। रायसेन, भोपाल दोनों दिया था, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो रायसेन जिले में स्थित है। अगर रायसेन दिया है तो आपको ऑप्शन में सही आंसर रायसेन ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। और ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए हैं ऐसे प्रश्नों को देख करके, और ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन कालीकट, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है कैम्बे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूरत। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपने नंबर लिखते चलिएगा, ठीक है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करने हैं। आंसर है डी, यानी कि सूरत के जो बंदरगाह है उसे बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से ही होकर के हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। तो मुगल काल का यह प्रश्न है, ठीक है। इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता है। तो पहले क्या होता, समुद्री यात्राएं हुआ करती थी और मक्का के लिए जो यात्री जाया करते थे वो यहाँ पर सूरत बंदरगाह से होकर के जाया करते थे। इसलिए सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार या फिर बाबुल मक्का के नाम से भी जाना जाता था मुगल काल के समय पर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पूरनमल, ऑप्शन बी है मालदेव, ऑप्शन सी है राणा सांगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेमू। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एनटीपीसी में 5 से 6 शिफ्ट में लगातार पूछा गया था। अलग अलग फैक्ट पूछे गए थे। उन सारे फैक्टों को हम यहाँ पर एक साथ में लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। पूरी जानकारी हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के बारे में हम आपको देने वाले हैं। देखिए सही आंसर डी, यानी कि हेमू इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके लिए जो जानकारी हम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि अलग अलग फैक्ट यहाँ पर एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, हेमू या हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह एक वैश्य था और रेवाड़ी नामक बाजार में नमक बेचा करता था। ठीक है, देखिए कैसे किस्मत कैसे चेंज होती है। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय उसका सम्मान और पद बढ़ गया। ठीक है, आदिल शाह की तरफ से उसने क्या किया, आदिल शाह ने इसे सेनापति बना दिया और आदिल शाह की तरफ से 24 युद्धों में इसने भाग लिया, जिसमें से 22 युद्धों में इसको सफलता प्राप्त हुई। बहुत वीर शासक, मतलब कि वीर शासक था एक तरह से हेमचंद्र विक्रमादित्य। चलिए और आगे जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने विक्रमादित्य नाम को अपने नाम के साथ में जोड़ लिया, यानी कि एक उपाधि घोषित कर ली यहाँ पर विक्रमादित्य, और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब देखिए अब आगे क्या होता है। तो मुगल काल में अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के तृतीय युद्ध में हेमू का मुकाबला मुगलों से हुआ, जहाँ बैरम खां, यहाँ पर बैरम खां ने उसका सिर काट दिया। अब क्या है, यहाँ पर लड़ाई हुई और अकबर तो उस समय इतना मतलब कि छोटा सा अल्पवयस्क था, तो बैरम खां उसकी तरफ से लड़ाई कर रहा था और बैरम खां ने इस लड़ाई को जीत लिया। हेमू के आंख में एंड टाइम पर आकर के एक तीर लग गया, जिसकी वजह से हेमू हार गया और बैरम खां ने उसका सिर काट दिया। ठीक है, इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। किसे, तो जो आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसे जो है भारतीय सूर्य, मतलब कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। यही प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कौन है, तो बैरम खां जो है वो भारतीय गौरव का अंतिम, बैरम खां नहीं, जो आपका हेमू करानी है, ये भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश में पूर्णतः दक्षिण भारतीय शैली पर बना हुआ एकमात्र मंदिर कौन सा है? जो एमपी पुलिस है इसका तो फेवरेट प्रश्न है, एमपीपीएससी ने भी कई बार इस प्रश्न को पूछा है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है सहस्त्रबाहु मंदिर, ऑप्शन बी है तेली का मंदिर, ऑप्शन सी है खजुराहो के मंदिर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि तेली का मंदिर जो है वो पूरी तरह से दक्षिण भारतीय शैली पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है। चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित तेली का मंदिर पूर्णतः दक्षिण भारतीय शैली पर बना मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है। अब देखिए कुछ और ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सहस्त्रबाहु का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो है इसका नाम एकदम मतलब कि परिवर्तित होते होते सहस्त्रबाहु नहीं कह पा रहे थे लोग, तो लोगों ने सास बहू का मंदिर इसका नाम कर दिया। ठीक है, खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो छतरपुर में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं, जिनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के बारे में जानकारी थी। तो आपके कितने नंबर आए, कितने अंक आपने किस हिसाब से आपने तैयारी की है, तो अपने अंक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही निकले। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखने में आपको ये 10 प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन कम से कम आपको यहाँ से 30 से 40 प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा तैयारी आपकी सक्सेस जंक्शन के द्वारा यहाँ पर करवाई जा रही है। सारी जो है आपकी वीडियो, जैसे यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10, यूनिट 7, यूनिट 8, हर एक यूनिट की वीडियो आपको देखने को मिल
जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस जो आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, और वहाँ पर आपको हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका यूनिट 8 जो है वो वहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। समसामयिक घटना संग्रह, स्पोर्ट घटना संग्रह, साथ ही साथ में MP की करंट अफेयर को भी वहाँ पर कवर किया जाता है। नमस्कार।